नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम रीट भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो रीट भर्ती आयोजित होने वाली है 2025 में 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है। तो साथियों, उसके लिए हम एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। 27 फरवरी की जो एग्जाम है उसके लिए संस्कृत में साथियों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, L1 और L2। तो दोनों लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, संस्कृत भाषा के हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये हमारे साथियों छठी क्लास है, जिसका हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं प्रीवियस पेपर के माध्यम से। 5 पेपरों का हमने एनालिसिस करवा दिया है और वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर हम व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस करवा रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो है थे व्यंजनस्य उच्चारण स्थानाम भवति तालु मूर्धा कंठ दंतः। तो जो थे साथियों, ये व्यंजन है एक, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान पूछा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? थे का साथियों दंतहा होगा। क्या होगा? दंता। अब दंता का होता है साथियों लयतुल साना नाम दंता, मतलब जो लरी वर्ण है इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? दंत होगा। लय है, इसका उच्चारण स्थान भी दंत होगा। और साथियों तय वर्ग, प्रत्येक जो आपने वर्ग पढ़े होंगे, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में साथियों कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। अब तय वर्ग में कौन कौन से आता है? तय आता है, थे आता है, दे आता है और साथियों ध आता है, न आता है। ये पांचों के पांचों वर्ण हैं, इनके उच्चारण स्थान में साथियों क्या है? दंत है। और एक आता है से। तो ये है जिनके उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो ये आपको नोट कर लेना साथियों। और अगर पूछा जाए तालु जो है वो कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो तालु में आता है साथियों इच्युसाना नाम तालु। छोटा ई है हमारा, बड़ा वाला ई है। छः वर्ग है। अब छः वर्ग का मतलब है पांचों वर्ण, छः छः जय जैन, छः वर्ग। और साथियों ये और शय, ठीक है। तो ये जो वर्ण हैं ये तालु में आते हैं। साथ ही मूर्धा में अगर पूछा जाए तो मूर्धा से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। एक तो आता है साथियों ऋषि। ऋषि जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। टे वर्ग, ठीक है। टे जो वर्ग है, टे ठे डे ढे ने, ये सारे के सारे मूर्धा में आता है। ऋषि आ गया, टे वर्ग गया। षटकोण वाला जो से है ये इसी में आता है, ठीक है। और एक हमारा रे। साथियों ये हैं जो मूर्धा के क्या है? उच्चारण स्थान। अगर कंठ का पूछा जाए तो कंठ का सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो कै वर्ग है अपना, ठीक है। कै वर्ग है, कै वर्ग में क्या क्या गे आने आ जाएगा। इसके अलावा कै वर्ग के अलावा है साथियों है, पर्सनल है। अगर पूछा जाए तो कंठ का उच्चारण स्थान, सॉरी है का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। एक प्रश्न आता है साथियों विसर्ग, कई बार पूछा गया है। विसर्ग जो होता है, विसर्ग ये वाला विसर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो भी क्या होता है? कंठ होता है। और एक हमारा स्वर है ए और आ, इनका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। तो इस तरह के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए साथियों। हम इनको प्रीवियस पेपर के माध्यम से सारे जो उच्चारण स्थान है, जो सारे जो प्रश्न है किस तरह के पूछे जाते हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे, सबके बारे में एनालिसिस करवा देंगे। साथियों ये हमारा छठा क्लास है। अगर संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित बताए तो हिंदी भाषा के हमने 16 पेपर कंप्लीट करवा दिए, प्रीवियस पेपर L1 और L2 दोनों लेवल के लिए। इसके अलावा जितने भी पेपर हैं, साइको है साथियों, मैथमेटिक्स है, उनके भी सभी के कुछ कुछ पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए। तो प्ले लिस्ट में आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकन को प्रेस करके साथियों, इसको बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, वो पूछा है रिक्त स्थान सह बालकः गच्छति अत्र रिक्त स्थान शुद्धम भविष्यति। तो साथियों इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा ये पूछा है, पिता, पित्रम, पित्रा या पितरी। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना साथियों। इसमें पूछा है जो ये खालिस्तान है यहाँ पर क्या आएगा। अब इसकी एक पहचान होती है। यहाँ पर साथियों एक वर्ण दिखाई दे रहा है, एक शब्द दिखाई दे रहा है, एक अव्यय दिखाई दे रहा है, उसका नाम है सह। हमने एक ट्रिक बनाई थी, उसमें पढ़ा था सह साकम सार्थ समम, इनके योग में तीसरी विभक्ति होती है। अगर ये शब्द कहीं भी दिखाई दे, एक तो हमारा सह हो गया, एक साकम हो गया साथियों, एक सार्थ हो गया, सार्थ, और एक है समम। ये अगर शब्द तुमको कहीं भी दिखाई दे तो वहाँ पर तीसरी विभक्ति मतलब तृतीय विभक्ति होगी। अब तृतीय विभक्ति में क्या होता है, मैंने आपको बताया एन एण या आ दिखाई दे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको आ। तो साथियों पित्रा, पित्रा में तीसरी विभक्ति होगी। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पित्रा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।
नेक्स्ट है बालकेन मोदकम रोचते, अत्र रेखांकित पदे शुद्धम भविष्यति। तो साथियों जो वाक्य है ऊपर उसको शुद्ध करना है, इसमें रेखांकित जो पद है इसमें कुछ अशुद्धि दिख रही है, इसको हमको सही करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें विभक्ति के हिसाब से चेंज होगा, और यहाँ पर हमको जो क्रिया है धातु है साथियों, उसमें रुच धातु कौन सी दिखाई दे रही है, रुच धातु। और रुच धातु के योग में हमने बताया था साथियों चौथी विभक्ति होती है। रुच है, ध्रुव है, क्रुद है, कौन सी, क्रुद है। साथियों ये कुछ धातुएं होती है, इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, एक ईर्ष्या धातु है, ईर्ष्या, एक साथियों असूय है। इनके योग में हमेशा अगर ये धातु हमारे वाक्य में हैं, क्रिया हैं, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। ये आपको याद रखना, कौन सी विभक्ति होगी साथियों, चौथी विभक्ति होगी। और तो अभी इस ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में हमको चौथी विभक्ति दिखाई दे रही है, मैंने बताया था 6 और 6 दिखाई दे षष्ठी हो जाएगा, लास्ट में आदत्य दिखाई दे तो पंचमी हो जाएगा, अम दिखाई दे तो दूसरी विभक्ति हो जाएगा, और यह दिखाई दे तो चतुर्थी हो जाएगा। तो अंत में ये कुछ पहचान हमने बताई थी, आपको नोट करवाया था, आपने किया भी होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जिसने नोट किया नहीं साथियों, जो पहली बार जुड़ा है तो इस तरह समझ सकते हैं हम, इस तरह साथियों लॉजिकल तरीके से बिल्कुल एक तरह से यहीं याद करा देते हैं, क्लास में ही आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो साथियों जो साथी पहली बार जुड़ा है चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है नरपह दुर्जनम क्रुद्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। तो अब इसमें ये वाक्य आपके सामने है, इसको शुद्ध करना है। अब फिर इसमें अगर हम क्रिया देखेंगे साथियों, पहचान आपको वाक्य में ही दिखाई देगी, ठीक है, चाहे वो कई शब्द के रूप में दिखे चाहे धातु के रूप में दिखे, आपको यहीं से पहचानना है। ऐसा प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, L1 और L2 दोनों लेवलों में प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों हमको गलत नहीं करना। अब इसमें देखो मैंने अभी बताया था क्रुद्ध धातु, इसमें क्रुद्ध धातु दिख रही है, क्रुद्ध धातु के योग में अभी बताया था चौथी विभक्ति होती है, कौन सी, चौथी होती है। वही शब्द देख लो, रुच धातु है, क्रुद्ध है, ध्रुव है, ईर्ष्या है, असू है, इनके योग में हमेशा चौथी विभक्ति होगी। अब इनकी पहचान मैंने अभी बताई थी, लास्ट में तय दिखाई दे रहा था पंचमी विभक्ति हो जाएगी, 6 और 6 दिखाई दे रहा था साथियों, कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। और एन एन या और आ ये दिखाई दे तो हो जाएगी तृतीय विभक्ति, और यह दिखाई दे तो ये कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो क्रुद्ध धातु के योग में जो चौथी विभक्ति भी बताया था तो दुर्जनाय हो जाएगा इसमें। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह की कुछ पहचान होती है, इनको हमको आसानी से बिल्कुल हल करना है, बिल्कुल कठिन बिल्कुल पेपर नहीं है साथियों, 2011 के भर्ती का पेपर है ये, ठीक है, रीट भर्ती 2011 में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अब जो समय चल रहा है साथियों 2025 में भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं हम इनको सबको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। अब तक जितने पेपर हैं तो वहाँ से हम प्रश्न का पता लगा सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रत्येक प्रश्न को नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है अभितय परितय योग विभक्ति। साथियों जो का त्यों उत्तरा है, और ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे कंप्लीट करवाए थे। अभितय परितय योग है, अभितय है, परितय है, समया है, क्या है, समया है, निक्सा है, निक्सा, धिक है साथियों, धिक, धिक, सर्वत्र है, सर्वत्र, धिक सर्वत्र, हा है साथियों, हा, और प्रति। ये आपको कुछ शब्द लिखाए हैं मैंने साथियों, इनके योग में हमेशा दूसरी विभक्ति बताई थी, तो यहीं से प्रश्न आ सकता है। इनमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है वाक्य में, या फिर शब्द पर्सनली पूछा जा सकता है कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होगी, अभित के योग में कौन सी होगी, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो साथियों निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, हमेशा इनके योग में होती है दूसरी विभक्ति। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों इसके कुछ प्रश्न हैं जो हमने पहले, इससे पहले जो क्लास थी उसमें कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नायक है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जो नायक है शब्द है साथियों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इस बार तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ 5 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आपको 4 ऑप्शन में से कोई उत्तर नहीं आ रहा तो आप 5 ऑप्शन भर सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं भरना है साथियों। हमको 150 प्रश्न है, 150 के 50 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, सारे प्रश्न हमको भरने हैं, ठीक है। अगर इसमें एक वो भी दिया है आदेश भी, अगर 10% से अगर छोड़ दिया हमने तो वहाँ पर हमारी कॉपी चेक नहीं होगी, तो ऐसी गलती हमको करनी नहीं है साथियों। अब नायक जो शब्द है इसमें क्या पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है। तो नायक में संधि विच्छेद होगा साथियों, नायक में क्या होगा, नई प्लस अक, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, नई प्लस अक। अब कैसे होगा देखो, नायक है साथियों, अब नायक में क्या होता है,
ने प्लस अक, नई प्लस अक। क्यों? क्योंकि जब मैंने बताया था एक समय, जब ए और ये, आ और ये, देख लिए साथियों, दोबारा प्रश्न आया था, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ए और वे और आ और वे, ये 4 शब्द हैं, ठीक है। यदि ए और ये दिखाई दे रहा है शब्द में, तो वहाँ पर ए बनता है। आ और ये दिखाई देता है, वहाँ पर आई बनता है। और ए और वे दिखाई दे रहा है तो क्या बनता है? ओ बनता है। और आ वे दिखाई देता है, औ बनता है। अब देखियो यहाँ पर नायक में आ और ये दिखाई दे रहा है, आ और ये दिखाई दे रहा है, तो ए डी हमको जो बड़ी अयनक है, ये हमको दिखाई देगी संधि विच्छेद करते समय। तो इसमें हमको जो बी ऑप्शन है, इसमें हम देखेंगे तो संधि विच्छेद में आई दिख रहा है, नई दिख रहा है, ठीक है। तो अयनक दिख रहा है, तो नए के साथ में आई लग जुड़ा हुआ है ना, इधर इधर अक है। तो साथियों, इस तरह के प्रश्न को इस तरह हम हल करेंगे। इनमें से कोई भी दिखाई दे, ए और ये दिखाई दे, तो हम उसका आदेश कर देंगे ए डी से। और आ ये है तो अयनक से, अव है तो साथियों ओ से, और आव है तो औ से। इस तरह हम इनको निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था क्या हो गया? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। इति प्लस अपि में जो संधि है साथियों, वो कौन सी होगी? इत्यपि, इत्यापि, इतिपि, फिर इतिपि। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है, इसमें है साथियों यण संधि और इत्यपि। ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यण में भी ये, रे, ले, वे, लरी और साथियों क्या है? ऋषि, ये है, ठीक है। अब इसका यह की अगर बात करें तो यह आदेश करता है ई, रे आदेश करता है अर, यह आदर रे। लिरी करता है ले, सॉरी ले करता है, ले ही करता है साथियों, और वह करता है, क्या करता है? ऊ। ये आदेश करते हैं साथियों। और लिरी तो ले आदेश करता है, और ऋषि रे आदेश करता है। तो इनकी पहचान में हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? इति ई है, इसमें क्या है? ई है। अब ई जो है क्या आदेश करता है? ये आदेश करता है, ठीक है। ई का यह हो जाएगा, बाकी शब्द ऐसे के ऐसे रहेगा। तो ई का हम यह करेंगे तो इत्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्यपि हो जाएगा। आ तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर है, लघु है, तो दीर्घ कैसे आ जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा साथियों। और बाकी ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को हमको इस तरह अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वागीश है अत्र संदेह अस्ति। जो वागी शब्द है साथियों, इसमें संधि कौन सी होगी? तो वागीश जो शब्द है, इसमें जो संधि होने वाली है साथियों, वो कौन सी हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है जसत्व संधि। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा? वाक प्लस ईस, वागीस। और वाक प्लस ईस में संधि अगर पूछी जाए कौन सी संधि है, तो इसमें हमको गलत नहीं करना साथियों। जो व्यंजन संधि का भाग है संस्कृत भाषा में, जसत्व, उसका संधि है ये, ठीक है। जसत्व का संधि है, ये पार्ट है। तो व्यंजन संधि का एक पार्ट है जसत्व संधि संस्कृत भाषा में, तो उसमें कौन सी संधि आती है? जसत्व संधि। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा साथी जो प्रश्न है वो है, वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों, ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो हमको ये प्रश्न गलत नहीं करने हैं। तो हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और साथियों, अगला ही प्रश्न है इसमें पूछा है, तो इसका संधि विच्छेद आपको पता ही होगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि हमने इसका संधि विच्छेद किया, तो इसमें संधि कौन सी हुई है? इसमें जो संधि हुई है साथियों वो हुई है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि मतलब वृद्धि इसमें संधि हुई है। और साथियों, स्वर संधि का अगर भेद पूछे जाए संस्कृत भाषा में, तो स्वर संधि के होते हैं 7 भेद होते हैं साथियों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं अब 7 भेद स्वर संधि के? तो ये पूछा गया था और आपको बताना है। स्वर संधि के 7 भेद हैं, और वो कौन कौन से हैं साथियों? सबसे पहले है दीर्घ, ठीक है। दीर्घ हमने पढ़ा था। दीर्घ के बाद में गुण पढ़ा था। गुण के बाद में वृद्धि पढ़ा था साथियों। वृद्धि के बाद में क्या पढ़ा था? यण पढ़ा था। यण के बाद में अयादि पढ़ा था। अयादि के बाद में पूर्व रूप पढ़ा था। पूर्व रूप, और एक है पर रूप। तो ये कितनी संधि होगी साथियों? 7 संधि होगी स्वर संधि के भेद, ठीक है। और संधि सामान्य रूप से संधि पूछी जाए तो संधि के कितने प्रकार हैं? 3। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं साथियों, ये हमको पूछे जाए तो गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, समास से संबंधित प्रश्न है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान भवति। प्रायण मतलब समास का उत्तर पद प्रधान है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा?
तो जिसमें उत्तर पद प्रधान वो होता है तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष होता है। पहला पद प्रधान अव्ययभाव समास होता है। दोनों दोनों पद प्रधान द्वंद्व होता है साथियों, ठीक है, द्वंद्व। और अन्य पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि हो। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये गलत नहीं करना। अब हम फिर से बता रहे हैं, यदि उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष। प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पहला, तो वो होता है अव्ययभाव। दोनों द्वंद्व में क्या आता है, तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद। अब हमारा बचा बहुव्रीहि, दोनों पद इसमें प्रधान हो गए। बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद। तो ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो साथ ही ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। और कर्मधारय की एक विशेषता है, इसमें ये मैं यही बता दूं आपको, कर्मधारय से संबंधित कभी प्रश्न आए तो वो प्रश्न पूछा जाता है उपमेय और उपमान का। उपमेय साथियों, उपमान, उपमान और उपमेय और उपमान में कर्मधारय है। इसके अलावा विशेषण विशेष, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि विशेषण और विशेष की प्रधानता हो वह समास कौन सा होता है, तो साथियों वहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास। तो ये ऐसे प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है नीलोत्पलम असीमन पदे समास अस्ति। तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है, इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो हो जाएगा नीलोत्पलम में कर्मधारय। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीला है जो कमल, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय। क्यों नीला, इसमें विशेषण, विशेषण दो है नीला, और उत्पल का मतलब होता है कलम, क्या होता है, कमल, सॉरी कलम नहीं, कमल। तो नीला कमल, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया विशेषण हो गया, और इसका एक संज्ञा शब्द हो गया, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। दिग्गु में संख्यात्मक पद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पंचमुखी है साथियों, फिर त्रिकोण है। ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, ये होते हैं दिग्गु। बहुवीर्य में अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे पीताम्बर है, गजानंद है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अधिहरि असीमन पदे समासे अस्ति। तो अधिहरि में जो समास है वो कौन सा होगा। अधिहरि में हमको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, और जहाँ उपसर्ग दिखाई दे मैंने बताया था उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिहरि में जो समास होगा, समास विग्रह होगा, तो उसमें समास कौन सा हो जाएगा, उसका समास विग्रह कैसे हो जाएगा, हरऊ। ये इसका समास विग्रह साथियों, हरऊ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। एक पूछा जाता है पितृ, कई बार आया है साथियों। पितृ जो है इसका समास वगैरह क्या होगा, तो वहाँ होगा माता च पिता च। क्या होगा, माता च पिता च। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखो यहाँ उससे संबंधित ही आ गया, जैसे मैंने अभी बताया था पितरों के हिसाब से। तो यहाँ पर रामकृष्ण असीमन पदे समास विग्रह अस्ति। तो जो रामकृष्ण है इसमें समास विग्रह करेंगे इसका, तो कैसे होगा, तो वो होगा किस व्यक्ति के अनुसार होगा, इसमें प्रथम व्यक्ति के अनुसार हम किसको करेंगे, इसका जो होगा राम है च कृष्ण है च। ए आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। समास हुआ, संधि हुई, इनसे प्रश्न आपसे एक एक दो दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कथित है अत्र धातु प्रत्यय च। इस शब्द में साथियों कौन सी धातु है, वो सॉरी प्रत्यय है, वो हमको बताना है। तो कथित है, कथित में अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो है कित प्रत्यय, कथ प्लस कित, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कथित, ठीक है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला भी प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, और इसमें पूछा है पटुतम जो शब्द है, छात्रेषु मोहन पटुतम, ये पटुतम में कौन सा प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय मैंने इसकी पहचान बताई थी साथियों कि लास्ट में अगर तम दिखाई दे तो वहाँ पर होगा तमप, और तर दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होता है, तरप। और साथियों तव नव टव कव अगर दिखाई दे तो वहाँ तो होता है कितवतु, और तुम दिखाई दे लास्ट में तो वहाँ होता है तुमुन। तो यहाँ पर हमको तम दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, तमप। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है वो भी प्रत्यय से संबंधित है साथियों, और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आता है आपके हर बार एग्जाम में, L1 हो चाहे L2। इसमें पूछा है मया पाठ है पठनीय है। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, पठनीय है। इसमें पठनीय में बताया, इसकी पहचान भी मैंने आपको नोट कराई थी। लास्ट में अनीय अगर हमको दिखाई दे, अनीय, कैसे, अनीय, तो अनीय जब दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर होगा जो प्रत्यय कौन सा होगा, अनियर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा।
तव्य है जो प्रत्यय, इसमें तव्य दिखाई देगा, तव्य शेष रहता है तो तब लास्ट में इसमें दिखाई देगा। तमप में अभी बताया था तम दिखाई देगा। और कितवा में तो तुआ शेष रहेगा, क्या रहेगा, तुआ। जहाँ भी तुआ दिखाई दे तो वहाँ कितवा प्रत्यय हो जाएगा। इन प्रत्ययों की हमने पहचान बता रखी है और सारे पेपर आप देख लेंगे तो साथियों ये हमारे गलत भी नहीं होंगे, ये याद हो जाएंगे सारे इनकी पहचान। तो काफ़ी अच्छी क्लास है साथियों। हमारे साथ जो साथी जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य से संस्कृत में अनुवाद अस्ति, मतलब संस्कृत अनुवाद करना है इसका, मोहन गेंद से खेलता है। अब से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब कर्ण से, तो कर्ण की अगर बात करें साथियों तो कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ण में होती है तीसरी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है। अब तृतीय विभक्ति की कौन से शब्द में है, तो यहाँ पर जो सॉरी वाक्य में है तो तीसरी विभक्ति जो वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, कंदुकेन। अगर कंदुकात में मैंने बताया था अभी हालंत में तय आ रहा है तो उसमें पंच विभक्ति होती है, अम दिखाई दे रहा है तो दूसरी विभक्ति है, यह दिखाई दे लास्ट में शब्द में तो वहाँ पर चौथी विभक्ति होती है। लेकिन एन एण एण या णा और या दिखाई दे तो तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है कंदुकेन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह विद्यालय की ओर जाता है, की ओर, ठीक है, की ओर जाता है तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो साथियों की ओर का शब्द का जो अर्थ होता है वो है प्रति, क्या होता है, प्रति। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जो पिछला पेपर एनालिसिस करवाया था, तो प्रति जो शब्द है इसके योग में जो विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम दूसरी विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, दूसरी विभक्ति। कौन कौन से शब्द हैं जिनके वो योग में दूसरी विभक्ति करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, उभयत है, परित है, समया है, निक्ष है, धिक है, सर्वत्र है, हा है और प्रति। ये कुछ 5-6 शब्द है साथियों, इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, दूसरी विभक्ति होगी। इनको आप नोट कर लेना, उभयत, परितय, समया, निक्षा, धिक, सर्वत्र, हा, प्रति। अब ये शब्दों के योग में दूसरी विभक्ति होगी तो दूसरी विभक्ति जो इसमें दिखाई दे रही है, शय दिखाई दे तो षष्ठी विभक्ति बताया था मैंने, एन एण या और ना दिखाई दे तो हम तीसरी विभक्ति बताया था, हलंत में तय अगर दिखाई दे रहा है तो पंचमी विभक्ति है, अम दिखाई दे रहा है तो दूसरी विभक्ति है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे प्रश्न को ना देखकर हम अपनी पहचान पकड़ेंगे ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ब्राह्मण को धन देता है, अश्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। अब इसमें हमको क्या पकड़ना है, धन देता है। अब देता है तो दान रूप में देता है, तो वहाँ पर हमने बताया था कि दा धातु है और दान रूप में हो रहा है साथियों, दान रूप है इसमें, तो वहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी, चौथी। एक रुच धातु है, अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे मोदक अच्छे लग रहे हैं, लड्डू अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पर रुच धातु का प्रयोग होता है, वहाँ भी चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध, इसके योग में चौथी विभक्ति होती है। एक ध्रुव धातु है, ध्रुव, असूय, ईर्ष्या, ये 4-5 धातु हैं, इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थ विभक्ति होती है। अब चतुर्थ विभक्ति कौन से शब्द में हमको दिखाई दे रही है, इनको हमको पहचानना है। तो यहाँ पर विप्राय ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें चौथी विभक्ति हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें शय दिखाई दे रहा है, षष्ठी विभक्ति है, इसमें एण दिखाई दे रहा है, तृतीय विभक्ति, इसमें अम दिखाई दे रहा है, दूसरी विभक्ति। इस तरह के इसको पहचान है और इनसे ही संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों रीट भर्ती परीक्षा 2025 में। साथियों ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए और 15 प्रश्न हमने पहले इस क्लास में करा दिए थे। तो कैसी हमारी क्लास लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़े तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा साथियों तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, बिंदास अपनी तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।